आप बात करें क्वेश्चन 1.8 की, जो कि चैप्टर नंबर 1 क्लास 11 केमिस्ट्री की बुक में है। आपको एज इट इज इनके जो है ना आंसर एग्जाम के अंदर राइट करने होंगे। इसमें टोटल 4 क्वेश्चन है। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन यही पार्ट दैट इज जिंक ऑक्साइड रिएक्ट्स विद HCl, क्योंकि जिंक क्लोराइड ये आपको प्रोडक्ट एज इट इज क्वेश्चन के अंदर बताया होगा कि जिंक ऑक्साइड हमारे पास जो है HCl से रिएक्ट करके जिंक क्लोराइड बनाता है और NaOH से रिएक्ट करके आपके पास ये एक सॉल्ट बनाता है। तो आप प्रिडिक्ट करें कि इनकी केमिकल इक्वेशन क्या होगी और दूसरा इसकी नेचर क्या होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जिंक ऑक्साइड का HCl से अगर हम रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट्स क्या होती है। तो उसी से हम इसकी नेचर का भी आइडिया बनाएंगे। सबसे पहले आप जिंक ऑक्साइड दैट इज एन ऑक्साइड और इसका रिएक्शन हम करवा रहे हैं HCl के साथ। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास प्रोडक्ट्स क्या प्रेडिक्टेड हो सकते हैं। तो सबसे पहले जी हमारे पास एक एसिड दैट इज जिंक क्लोराइड। आपको ये प्रोडक्ट नहीं करना, आपको ये क्वेश्चन के अंदर एज इट इज दिया हुआ है, आपको बस यहाँ पे लिखना है। दिस वन इज एन एसिड, दिस वन इज अ बेसिक ऑक्साइड, दैट्स व्हाई both will react to form a salt and water. So this will be a type of neutralization reaction. तो आपको प्रोडक्ट एक बताएगी थी, दूसरी आपने प्रोडक्ट कर ली। दूसरी चीज हमने यहाँ पे ये देखी कि दिस वन एन एसिड, तो दूसरा जो हमारे पास रोल प्ले कर रहा है दिस वन इज बेस, ये एक बेस का रोल प्ले कर रहा है। तो एक तो पार्ट हमने यहाँ से आइडेंटिफाई कर लिया। अब दूसरा पार्ट आपके पास ये है कि जिंक ऑक्साइड का हमने कॉस्टिक सोडा के साथ रिएक्शन किया, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो फिर आपको ये एक सॉल्ट मिल रहा है, साथ में कोई और बाई प्रोडक्ट मिल सकता है, तो उसकी भी केमिकल इक्वेशन हमें लिखनी है। तो जिंक ऑक्साइड दैट इज अ बेसिक ऑक्साइड और इसका रिएक्शन करवाएं कॉस्टिक सोडा के साथ, जो कि हमारे पास है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इससे अगर हम रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास दिस वन ये एक सॉल्ट बनेगा सबसे पहले, तो दैट इज Na2ZN और जिंकेट के नाम से एक सॉल्ट है और साथ में आपके पास यहाँ पे वाटर बन जाएगा। अब रिएक्शन को सबसे पहले हम बैलेंस कर लेते हैं। अगर यहाँ पे सोडियम ग्रुप है तो यहाँ पे भी आपको प्लेस करने होंगे और जिंक बैलेंस है। ऑक्सीजन को हम अगर देखते हैं तो 3 ऑक्सीजन है और 1 बैलेंस है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो दिस वन इज अ बेस, एक अच्छी बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और जो ऑक्साइड है हमारा यहाँ पे एसिड का रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि रिएक्शन के रिजल्ट में हमारे पास एक सॉल्ट और साथ में वाटर बन गई। तो हमने देखा कि जिंक ऑक्साइड ने 1 टाइप बेस का रोल प्ले किया, 1 टाइप एसिड का रोल प्ले किया, एंड वी नो वेरी वेल दैट if a substance behaves as acid as well as base, तो हम उसको एक कैटेगरी में रखते हैं दैट इज एम्फोटेरिक इन नेचर। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि दिस ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड इन नेचर, क्योंकि हमारे टीचर के क्वेश्चन में था कि आप क्या करें, इसकी दोनों इक्वेशन देखें कि जिंक ऑक्साइड HCl से रिएक्ट करके ये बनाता है, तो इसकी केमिकल इक्वेशन, फिर में NaOH इसके साथ इक्वेशन और फिर नेचर बताएं इस ऑक्साइड की क्या होगी। तो यहाँ पे बात ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाता है। अब चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ, जो कि हमारे पास व्हाई एल्यूमिनियम क्लोराइड इज एन एसिडिक हैलाइड बट NaCl नॉट। तो अब हम देखते हैं कि AlCl3 जो कि एल्यूमिनियम क्लोराइड है, ये एक एसिडिक क्लोराइड है, या आप इसको हैलाइड, जनरल टर्म में बात करेंगे तो हैलाइड, और अगर स्पेसिफिक में बात करेंगे तो दैट इज क्लोराइड। तो इसके लिए हमें कैसे पता चलेगा कि एक सब्सटेंस आपके पास जो है वो एसिडिक है और दूसरी न्यूट्रल है। तो ऑब्वियसली आप उसको वाटर में मिक्स करें और उसकी जो सॉल्यूशन की pH है वो आपको बताएगी कि आपका गिवन जो भी कंपाउंड था वो एसिडिक था, बेसिक था या फिर न्यूट्रल था। तो अगर हम बात करते हैं पहले NaCl की, तो सोडियम क्लोराइड एक अच्छा आयोनिक सॉल्ट है। इसको अगर हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये वाटर में ऑल्सो डिसॉल्व हो जाता है, लेकिन इसके जो आयंस बनते हैं जो कि सोडियम आयंस है और साथ में क्लोराइड एनाइन है, ये दोनों आयन जो है ये एक प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं हाइड्रेशन। ये हाइड्रेशन के प्रोसेस के थ्रू वाटर जो है इन आयंस को सराउंड कर लेता है जस्ट, लेकिन केमिकली जो सोडियम एनाइन है और क्लोराइड एनाइन है ये केमिकली वाटर से रिएक्ट नहीं करते। तो इसी वजह से जो वाटर अपनी एक्चुअल स्टेट के अंदर इस रिएक्शन में मौजूद रहता है, तो इस रिएक्शन की या इस सॉल्यूशन की जो pH है वो अप्रोक्सीमेट 7 पे मेंटेन रहती है। अब अगर pH 7 पे मेंटेन है तो हम कहेंगे कि हमारा सॉल्यूशन जो है वो अभी तक न्यूट्रल है। इस वजह से हम कहते हैं कि जब सोडियम क्लोराइड को आप वाटर में डिसॉल्व करते हो तो आपका सॉल्यूशन न्यूट्रल रहता है। अब अगर हम बात करते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड की दूसरी साइड पे, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है ये भी एक क्लोराइड है जस्ट लाइक सोडियम क्लोराइड, लेकिन इसके अंदर जो केमिकल बॉन्ड की नेचर है वो चेंज होने की वजह से इसकी नेचर चेंज हो जाती है। यहाँ पे आयोनिक बॉन्ड है और यहाँ पे कवलेंट
कैरेक्टर जो है वो इन्वॉल्व हो जाता है। तो जब हम इसको वाटर में डिजोल्व करते हैं तो प्रोडक्ट चेंज हो जाती है। समथिंग लाइक ओवर हियर एल्यूमिनियम क्लोराइड एक सॉल्ट है, वाटर में डिजोल्व किया, आपके पास एक बेस बनेगी दैट इज एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में आपके पास बनेगा एक एसिड दैट इज HCl। रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्लोरीन हमारे पास यहाँ 3 है और इधर 1 क्लोरीन है, तो आप क्या करेंगे यहाँ C प्लेस कर दें। इसको बैलेंस करने के बाद हम देख लेते हैं हाइड्रोजन को, यहाँ पे 3 + 3 6 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, तो आप क्या करें यहाँ पे 3 प्लेस करते हैं। इस तरह से आपके पास ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों बैलेंस हो गए। अब it is quite evident from the chemical equation that there is a formation of an acid, और जहां भी आपके पास एसिड होगा वहां पे pH 7 नहीं बल्कि लेस देन 7 हो जाएगी, और जहां pH 7 से लेस होगी तो उस एनवायरनमेंट को हम एसिडिक एनवायरनमेंट का नाम देंगे। तो यहाँ से एक तो ये प्रूव हो गया कि एल्यूमिनियम क्लोराइड को वाटर में डिसॉल्व करें तो आपके पास एसिड बनने की वजह से pH 7 से लेस हो जाती है, दैट्स व्हाई दिस इज एन एसिडिक हैलाइड और क्लोराइड। अब एक बात यहाँ से ये देखी जा सकती है कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है और HCl एक एसिड है। अब दोनों अगर एक ही सॉल्यूशन में मौजूद होंगे तो बेस भी तो अपना इफेक्ट शो कर सकती थी, सिर्फ एसिड की वजह से हम इसको एसिड क्यों कह रहे हैं। तो ये जो याद रखें कि ये जो बेस है यहाँ पे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनी है, एक तो पहली बात ये एक वीक बेस है और HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये पानी के अंदर जल्दी आयनाइज होगा और अपना इफेक्ट शो करेगा। दूसरी बात एक तो ये हुआ कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस है, ये अपना इफेक्ट अगेंस्ट HCl इतना ज्यादा शो नहीं कर सकती। दूसरा ये वाटर के अंदर लेस सॉल्युबल होती है, जैसे ये रिएक्शन होगा तो ये PBT फॉर्मेशन इसकी होगी और ये इसके PBT बन के उस रिएक्शन मिक्सचर में नीचे बैठ जाएंगे। इस तरह से अकेला आपके पास HCl होगा जो अपना इफेक्ट वहां पे शो करवाएगा। इसके अलावा ये वाटर में सॉल्युबल भी ज्यादा होता है, इस वजह से इसकी रिएक्शन जल्दी होगी और सॉल्यूशन की pH लेस देन 7 हो जाएगी। तो वी विल कंफर्म दैट AlCl3 इज एन एसिडिक हैलाइड एंड NaCl इज अ न्यूट्रल हैलाइड। अब हम बात करते हैं C और D पार्ट की। C पार्ट है हमारे पास दैट प्रेडिक्ट वेदर द क्लोराइड PCl5। हमारे पास देयर इज C पार्ट और हम यहाँ पे प्रेडिक्ट करना चाह रहे हैं, 2 पार्ट है। एक है हमारे पास पार्ट C है प्रेडिक्ट वेदर द क्लोराइड BCl5 एंड Cl3 would be acidic or basic integration। 2 क्लोराइड्स हमारे पास, एक है BCl5 और दूसरा है जी NCl3। Let me confirm again. The first one is BCl5 and the second one is NCl3। अब हमें कंफर्म करना है कि ये एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। तो हमारे पास इनको कंफर्म करने का एक ही तरीका है कि आप इनको वाटर में डिसॉल्व कर दें कि केमिकल गई है लेकिन आप कंफर्म करते हैं BCl5 को अगर हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं H2 तो हमारे पास जो फॉर्मेशन होती है सॉल्यूशन के अंदर वो एक एसिड बनता है दैट इज A3PO4, फॉस्फोरिक एसिड बन जाता है हमारे पास। और दूसरी जो चीज यहाँ पे बनती है वो है जी Cl है और हाइड्रोजन है, यहाँ पर बन जाएगा HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन गया। अब चूंकि दोनों एसिड है, एक वीक है एक स्ट्रॉन्ग है, लेकिन दो एसिडिक मीडियम क्रिएट कर रहे हैं तो हम कंफर्म कर देंगे दिस इज एन एसिडिक क्लोराइड। इसके अलावा भी आप देख सकते हैं कि नॉन मेटल का एक क्लोराइड है, तो जो नॉन मेटल होते हैं वो सारे क्लोराइड हो ऑक्साइड वो आपके पास एसिडिक बनाते हैं नॉन मेटल। अब रिएक्शन को बैलेंस करना है हमने। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्लोरीन को, क्लोरीन इस साइड पे पाई, इस साइड पे 1 है तो यहाँ पे आप 5 प्लेस कर दो। अगर आप यहाँ 5 प्लेस करते हो तो हाइड्रोजन जो है यहाँ पे 2 है और इधर 3 + 5 8 4 यहाँ पे हमने 5 प्लेस कर दिया जाए, क्लोरीन बराबर हो गया। अब 5 हाइड्रोजन और 6 हाइड्रोजन 8 और आप यहाँ करते प्लेस 4, तो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गए और ऑक्सीजन 4 है, 4 ऑक्सीजन, ये रिएक्शन हमारे पास बैलेंस हो गया। तो पहले तो हमने कंफर्म कर दिया कि PCl5 इज एन एसिडिक क्लोराइड। अब NCl नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड की अगर हम बात करें NCl3, इसको भी बच्चे हम अगर वाटर में डिसॉल्व करते हैं H2O तो वी विल गेट अमोनियम एज अ बेस जो कि एक वीक बेस है और साथ में हाइड्रोक्लोरस एसिड HOCl। रिएक्शन को बैलेंस कर देते हैं हम। क्लोरीन हमारे पास यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी हमें 3 क्लोरीन चाहिए, 3 प्लेस कर दिया। उसके बाद हाइड्रोजन वहाँ पे हमारे पास 6 है और यहाँ 2 है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 3 लगाते हैं। ऑक्सीजन 3 है और ऑक्सीजन 3 है, रिएक्शन बैलेंस होंगे। अब
याद रखिए, यहाँ पे अगेन हमारे पास ये वाला केस बन गया कि रिएक्शन के अंदर एक ये एसिड बन गया जो कि एक एसिड है हाइड्रोक्लोरस एसिड, और दूसरा है जी हमारे पास बेस अमोनियम एक बेस है। अब दोनों में से कौन लगता है कैप्चर करेगा? अगेन जो है हाइड्रोक्लोरस एसिड वाटर के अंदर ज्यादा सॉल्युबल है, ये अपना असर शो करेगा और एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट कर देगा। पीएच जो होगी लेस देन 7 होगी तो एसिडिक एनवायरनमेंट है। जो अमोनिया है इसकी, अब इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो अमोनिया है इट इज मोर वोलेटाइल। जैसे ही रिएक्शन होगा, ये रिएक्शन के अंदर बनेगी, जब वोलेटाइल है और ये वहां से गैस की फॉर्म में एस्केप आउट हो जाएगी, क्योंकि पर्टिकुलरली जब ये बनती है अमोनिया गैस कहीं पे भी, तो इसकी जो अपनी स्टेट होती है फिजिकल स्टेट वो गैस होती है, तो ये वहां से एस्केप आउट हो जाएगी। अब ये चीज वहां पे है ही नहीं तो ये अपना असर वहां पे शो नहीं कर सकती। इसके अलावा ये वीक गैस है, और दूसरा हाइड्रोक्लोरस एसिड अपना इफेक्ट शो करेगा। दैट्स व्हाई वी विल कंफर्म दैट दीस बोथ आर PCl5 एंड NCl3 बोथ आर एसिडिक क्लोराइड्स। ओके जी, ये हमने पार्ट सी हमने कर लिया। अब बात करते हैं लास्ट पार्ट की, जो कि पार्ट 4 है हमारे पास, दैट इज जी। तो जो पार्ट नंबर 4 है उसमें हम बात कर रहे हैं कि रूट SO2 सल्फर डाइऑक्साइड एंड P2O5 फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड रिएक्ट HCl। हमारे पास जो गिवन ऑप्शन है उसमें है कि ये दोनों जो ऑक्साइड हैं SO2 एंड P2O5 ये HCl से रिएक्ट करेंगे, वेदर H2SO4 से, या फिर ये NaOH से रिएक्ट करेंगे। तो हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना कि ये जो ऑक्साइड हैं ये किस नेचर के हैं, एसिडिक हैं, बेसिक हैं या एपोटैरिक हैं। वी नो दैट वेरी वेल, सल्फर इन सल्फर डाइऑक्साइड एंड phosphorus in phosphorus pentoxide both are non-metals and the oxides of non-metal are acidic in nature। तो पहले हमें पता चल गया कि ये एसिडिक ऑक्साइड्स हैं। तो जो एसिडिक ऑक्साइड्स होंगे वो एसिड से रिएक्ट नहीं बल्कि बेस से रिएक्ट करती है। तो अब हमें ये कंफर्म करना है कि इनका जो रिएक्शन है NaOH से जब होता है तो प्रोडक्ट क्या बनती है। तो वहीं पर हम दोनों रिएक्शंस को स्टडी करते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड साथ में हमारे पास है NaOH, जिसे हम कॉस्टिक प्रोडक्ट कह रहे हैं। इससे ये रिएक्ट करेगा तो हमारे पास एक सॉल्ट बेस है और ये एसिड है, तो एक सॉल्ट बनेगा हमारे पास, दैट इज Na2SO3, और साथ में हमारे पास वाटर बनता है। रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं। सोडियम इधर 2 है तो यहाँ पर 2 प्लेस कर देंगे। ऑक्सीजन हमारे पास +2 है, और यहाँ पे जब हमने 3 ऑक्सीजन और +1 4 हाइड्रोजन के हमारे पास बैलेंस है। तो इस रिएक्शन से हमें ये पता चला कि जो सल्फर डाइऑक्साइड है ये बेस के साथ रिएक्ट करेगा, ये भी एसिडिक, ये एक और एसिडिक होता है। दूसरी रिएक्शन में हमने फास्फोरस पेंटॉक्साइड का रिएक्शन करवा दें P2O5 प्लस हम करवा रहे हैं NaOH के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो जब हम इससे रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास बनता है जी एक फॉस्फेट का सॉल्ट, दैट इज Na3PO4, सोडियम फॉस्फेट बन जाएगा। और चूंकि ये बेस है, ये एसिड है, तो एक सॉल्ट बने तो साथ में लाजमी तौर पर वाटर बनेगी। अगली बात रिएक्शन को हमें बैलेंस करना है। सोडियम यहाँ पे हमारे पास 3 है तो हम यहाँ पे भी क्या करते हैं कि 3 प्लेस करते हैं। सोडियम बैलेंस हो गए। अब हमने बारी है फॉस्फेट फॉस्फोरस 3, यहाँ पे फॉस्फोरस 2 है, इधर 1 है, तो हमें यहाँ पे 2 प्लेस करना पड़ेगा। अब जैसे हमने सोडियम को फॉस्फोरस को बैलेंस किया, सोडियम बैलेंस हो गया। सोडियम इधर 6 है तो हम यहाँ पे भी क्या करना है 6 करना है। सोडियम 6 हो गए। बाकी चीजों को हम देख लेते हैं कि जैसे हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ पे 6 है, इस साइड पे 2 हाइड्रोजन हम यहाँ पे क्या करेंगे 3 है। ऑक्सीजन 4 + 3 7, these are 6 8 to 10 11 और 6 11, ये रिएक्शन यहाँ पे बैलेंस। अब यहाँ पे हमने देख लिया कि सल्फर डाइऑक्साइड और फास्फोरस पेंटॉक्साइड बोथ आर acidic oxide in nature because they are directly reacting with sodium hydroxide and to give us salt and water. That was all about the quick check 1.8. Next time we will come up with the quick check 1.9 inshallah.